तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक सिक्योरिटी गार्ड की, जो एक पुराने अपार्टमेंट में रात की ड्यूटी पर तैनात था। चौथे माले पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। अचानक दरवाजे खुलना, परछाइयां दिखना और एक बूढ़ा आदमी जो किसी का इंतजार कर रहा था। गार्ड ने अपने साथी सलीम के साथ इस रहस्य का सामना किया, लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ा देने वाला था। इस माले पर बरसों से कुछ गलत हो रहा था और शायद ये राज कभी सामने नहीं आ सकेगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है और मैं मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करता हूँ। ये जगह शहर के बीचों बीच स्थित है, लेकिन अपनी उम्र और टूट फूट की वजह से यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। इस अपार्टमेंट में कई फ्लैट खाली पड़े हैं और रात के समय ये जगह अजीब सी लगती है। शुरू में मुझे यहाँ कोई डर नहीं लगता था, सब कुछ सामान्य था। दिन में लोग आते जाते रहते थे, लेकिन जैसे ही रात होती जगह एकदम शांत और सुनसान हो जाती। एक रात की बात है, मैं अपनी सामान्य गश्त पर था। ये रात बाकी रातों की तरह ही थी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अपार्टमेंट के चौथे माले पर जाने के लिए जब मैं लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद किसी ने गलती से बटन दबा दिया होगा, तो मैं लिफ्ट में चढ़ गया। लेकिन जब लिफ्ट चौथे माले पर पहुंची, तब मैंने सुना कि पीछे किसी ने मेरा नाम पुकारा। यह आवाज इतनी साफ थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकलकर गलियारे की ओर बढ़ा और देखा कि चौथे माले का एक फ्लैट जो सालों से बंद पड़ा था, उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। इस फ्लैट को मैंने पहले भी देखा था, लेकिन ये कभी खुला हुआ नहीं मिला था। मैंने टॉर्च जलाकर दरवाजे के पास जाकर देखा तो अंदर से कोई हलचल सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। अचानक ही दरवाजा तेजी से बंद हो गया और एक भारी सी आहट सुनाई दी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर नौकरी की मजबूरी थी। मैंने अपार्टमेंट की लाइट्स चेक की, सब ठीक थी, लेकिन उस फ्लैट का माहौल अलग ही था। इस घटना के बाद हर रात कुछ न कुछ अजीब होता रहता था। कभी किसी की परछाई दिखती तो कभी किसी का अचानक से नाम लेकर बुलाना। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी यहाँ है। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के लगभग 2 बजे थे। उस रात के बाद से मेरी ड्यूटी शिफ्ट थोड़ी मुश्किल हो गई थी। मैं हर बार चौथे माले के आसपास गश्त लगाते हुए बेचैन हो जाता था। उस फ्लैट का दरवाजा कभी खुला नहीं दिखता था, लेकिन जब भी मैं उस माले पर जाता, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई मेरी मौजूदगी का इंतजार कर रहा हो। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात मुझे वॉचरूम में बैठते हुए अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैमरों में कुछ हलचल दिखाई दी। चौथे माले पर वही बंद फ्लैट था, जिसके सामने एक साया धीरे धीरे घूम रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ध्यान से देखा तो साया किसी इंसान जैसा नहीं था। वो असामान्य ढंग से चल रहा था, जैसे हवा में तैर रहा हो। मैं हड़बड़ाकर उठा और हिम्मत जुटाकर चौथे माले की ओर दौड़ा। लिफ्ट लेने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने सीढ़ियों से जाना ही ठीक समझा। जैसे ही मैं चौथे माले पर पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मैंने टॉर्च से फ्लैट का दरवाजा चेक किया, वह पूरी तरह बंद था, लेकिन मेरे कदम अचानक थम गए। मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत धीरे से सांस ले रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। जैसे ही मैंने वापस जाने का मन बनाया, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जड़ हो गया। हिम्मत करके पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अब मेरी हालत बिगड़ रही थी। पसीने से तरबतर मैं किसी तरह नीचे भागा और वॉचरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात के बाद मैं कुछ दिनों तक ड्यूटी पर नहीं गया, पर मेरे सीनियर ने मुझे फिर से बुलाया। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने भी कुछ अजीब बात बताई। वो बोले, इस अपार्टमेंट में पिछले कुछ सालों से कई गार्ड्स ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी है। कुछ ने बिना किसी वजह के इस्तीफा दे दिया। कोई भी यहाँ रात की शिफ्ट ज्यादा दिन तक नहीं कर पाता। अब मेरी उलझन और बढ़ गई थी। ये क्या था जो हर रात मुझे परेशान कर रहा था? मैंने अपने कुछ साथी गार्ड्स से बात की, लेकिन कोई भी इस पर खुलकर बात नहीं करता। बस सभी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ ही दिन बाद फिर से मेरी रात की ड्यूटी लगी। इस बार मैं पूरी तैयारी से आया था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजे का वक्त दिखाया,
वही हलचल फिर से शुरू हो गई। उस रात फिर वही डरावना वक्त आया। सिक्योरिटी कैमरों में चौथे माले पर हलचल दिखाई दी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, लेकिन नौकरी की जिम्मेदारी के चलते मैं फिर से चौथे माले की ओर बढ़ा। इस बार मैं अपने साथ एक और गार्ड सलीम को ले गया। सलीम कई सालों से यहां काम कर रहा था और उसकी बहादुरी के किस्से मशहूर थे। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त मैंने सलीम को सब कुछ बताया। वो शांत रहा, लेकिन मैंने उसकी आंखों में चिंता देखी। जब हम चौथे माले पर पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। गलियारा शांत था, वो फ्लैट बंद था और कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन दिल के अंदर जो अजीब सा डर बैठा था वो और बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक से लाइट्स झपकने लगीं। सलीम ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। मेरी भी टॉर्च बंद हो गई थी। हम दोनों एकदम अंधेरे में खड़े थे और तभी एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई हमारे बगल में ही चल रहा हो। सलीम ने मेरी ओर देखा और धीरे से बोला, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हमने जैसे ही नीचे जाने के लिए कदम बढ़ाए, अचानक फ्लैट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उस बंद फ्लैट का दरवाजा, जो बरसों से किसी ने नहीं खोला था, अब हमारे सामने खुला पड़ा था। अंदर से एक बहुत ठंडी हवा का झोंका आया और हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगीं। सलीम ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोला, रवि, यहां से भागो, कुछ तो गलत है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था और मेरा दिल भी जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मेरे कदम जड़ हो गए थे। मैं दरवाजे के अंदर झांकने की हिम्मत कर रहा था। मैंने जब अंदर देखा तो जो मैंने देखा उससे मेरी सांसें थम गईं। फ्लैट के अंदर चारों ओर फर्श पर धूल और गंदगी फैली हुई थी, लेकिन बीचों बीच किसी ने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था और वो बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। सलीम ने घबराकर मुझे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं उस आदमी से नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी दृष्टि सीधी मुंह पर थी। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत और क्रूरता थी, जैसे वो हमें यहां नहीं देखना चाहता। सलीम ने मुझे जोर से झटका दिया और हम दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जब हमने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां वही परछाई थी जो मैंने पहले कैमरों में देखी थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, जैसे उसे हमारे भागने से कोई फर्क न पड़ा हो। हमने तेजी से सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ लगाई। मेरे पैरों से जैसे जान निकल रही थी, लेकिन डर ने हमें और तेज भागने पर मजबूर कर दिया था। हम किसी तरह नीचे पहुंचे और वॉचरूम में घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। दोनों हाँफ रहे थे और सलीम की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सलीम ने कुछ देर बाद कहा, यह अपार्टमेंट कुछ ठीक नहीं है। यहां कुछ है जो हमें यहां नहीं देखना चाहता। मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो रहा है। उस रात के बाद हमने तय किया कि चौथे माले पर जाने की गलती फिर कभी नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह था कि वहां क्या था? वो बूढ़ा आदमी कौन था? और वो परछाई जो हर बार मुझे देखती थी, आखिर उसकी असलियत क्या थी? जवाब अब भी हमारे पास नहीं था, और शायद इस अपार्टमेंट में कुछ ऐसे राज थे जो कभी सामने नहीं आने वाले थे। उस रात के बाद मैं और सलीम चौथे माले से दूरी बनाए रखने लगे, लेकिन समस्या ये थी कि हर बार जब भी मेरी शिफ्ट आती, वही अजीब घटनाएं मुझे परेशान करने लगती थीं। मुझे ऐसा लगता जैसे कोई हमेशा मेरी निगरानी कर रहा हो। कई बार मुझे सिक्योरिटी कैमरों में वही परछाई घूमती हुई दिखती थी, और जब भी मैं उस माले की तरफ देखता, एक घुटन भरी ठंडक महसूस होती। कई बार रात में चौकी पर बैठे बैठे मुझे ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है, लेकिन जब भी मैं मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता। एक रात मैंने हिम्मत करके अपने सीनियर राम कुमार जी से इस बारे में बात की। वो अपार्टमेंट में पिछले 15 सालों से काम कर रहे थे और उनकी उम्र का अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा था। राम कुमार जी ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, तुम पहली बार नहीं हो जिसने ये सब महसूस किया है। मुझसे पहले यहाँ कई गार्ड्स आकर चले गए और सबने कुछ ना कुछ अजीब जरूर देखा है। इस अपार्टमेंट में कुछ हुआ है, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर नहीं बोलता। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ था? आप जानते हैं कुछ? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत साल पहले जब ये अपार्टमेंट बना था तो यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। चौथे माले पर रहने वाला एक परिवार अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए, लेकिन उनके गायब होने के बाद से ही इस माले के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग यहाँ रहना छोड़ने लगे और कुछ ही सालों में ये फ्लैट पूरी तरह खाली हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब सुनकर मुझे लगा जैसे वो परछाई और वो बूढ़ा आदमी
उसी परिवार से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन राम कुमार जी ने कुछ और बताया जिसने मेरे मन में और सवाल खड़े कर दिए। मैंने भी कई बार कैमरों में वही परछाई देखी है, उन्होंने कहा, लेकिन एक रात मैंने कुछ और देखा। चौथे माले के फ्लैट में एक औरत की तस्वीर दिखाई दी। वो खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे कैमरे की ओर थीं। लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां कोई नहीं था। ये सुनकर मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे पास अब दो रास्ते थे, या तो मैं इस जगह को छोड़ दूं जैसा कि कई गार्ड्स ने किया था, या फिर इस राज का सामना करूं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए इस अपार्टमेंट से दूर जाना मुश्किल होता जा रहा था। हर रात कुछ ना कुछ नया सामने आता था, जैसे कोई मुझे इस रहस्य के और करीब खींच रहा हो। कुछ हफ्तों बाद एक नई घटना घटी। उस रात मेरी ड्यूटी के दौरान अचानक से पूरे अपार्टमेंट की लाइट चली गई। मैं पहले से ही घबराया हुआ था और जब ये हुआ तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ बिजली का फॉल्ट होगा, लेकिन तभी मुझे वॉकी टॉकी पर एक धीमी और अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, रवि, चौथे माले पर आओ। आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि मेरे हाथ कांपने लगे। ये कोई जान पहचान वाली आवाज नहीं थी। मैंने तुरंत सलीम को कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। अब मैं अकेला था। हिम्मत जुटाकर मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे चौथे माले की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुझे फिर वही दरवाजा हल्के से खुला हुआ मिला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे अंदर जाने का इंतजार कर रहा हो। मैं दरवाजे के पास खड़ा था। अंदर से आती सरसराहट की आवाज मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी। मेरी टॉर्च की रोशनी उस खुले दरवाजे के अंदर की तरफ गई, पर अंदर कुछ साफ नहीं दिखा। मेरा दिमाग कह रहा था, यहां से दूर भागो, लेकिन मेरे पैर वहीं जमे रहे, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अंदर जाने पर मजबूर कर रही हो। मैंने खुद से कहा, बस एक बार अंदर झांक कर देखता हूं, फिर तुरंत निकल जाऊंगा। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा और ठंडी हो गई हो। उस फ्लैट का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी और घुटन भरा था। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अंदर घुसते ही मेरे सामने वही पुरानी कुर्सी दिखाई दी जो मैंने पहले देखी थी। इस बार वो कुर्सी खाली थी, लेकिन उसके पास की दीवार पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खुरचा हो। मेरे हाथों से टॉर्च गिरते गिरते बची। मैं अपने डर को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ये हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए हंस रहा हो। वो आवाज बिल्कुल कमरे के अंदर से आ रही थी, जैसे वो मेरे बिल्कुल पास हो। मैं ठिठक कर वहीं रुक गया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने धीरे से पलटकर वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं मुड़ने लगा, तभी मुझे लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई और उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा दिल मेरे गले में आ गया हो। मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी लाल आंखें मुझे पहले भी दिखी थीं। इस बार उसका चेहरा और ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा दिख रही थी। वो आदमी कुछ कहना चाह रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। मैंने एक कदम पीछे लिया, पर मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी पीली झुर्रियों से भरी उंगलियां धीरे धीरे मेरी ओर उठ रही थीं। तभी अचानक से कमरे की सारी लाइट्स जल उठीं और मेरे कानों में किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। ये चीख इतनी तेज थी कि मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। सब कुछ जैसे हिलने लगा। मैं किसी तरह होश में आया और तेजी से फ्लैट से बाहर भागा। गलियारे में पहुंचकर मैंने देखा कि लिफ्ट काम कर रही थी। बिना वक्त बर्बाद किए मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और जब तक वो नीचे नहीं आई मैं पसीने से तरबतर खड़ा रहा। लिफ्ट में घुसते ही मैं सीधा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और वॉचरूम की तरफ भागा। सलीम और राम कुमार जी वहां पहले से ही मौजूद थे। मुझे देखकर सलीम ने घबराते हुए पूछा, तू ठीक है? हमें लगा था कि तू ऊपर ही फंस गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि आज जो हुआ उसकी सच्चाई सबको बताऊंगा। सलीम और राम कुमार जी को अपने साथ लेकर मैं उसी रात अपने सुपरवाइजर के पास गया। पर कुछ अजीब था। जैसे ही मैंने चौथे माले और उस फ्लैट के बारे में बात शुरू की, सुपरवाइजर ने मुझे बीच में रोकते हुए कहा, चुप हो जाओ, यहां इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। उनके चेहरे पर एक अनकही चेतावनी थी और उनकी आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही थी। मैं और सलीम ने एक दूसरे की ओर देखा। इस अपार्टमेंट में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे जानने से सब डर रहे थे, लेकिन हम जानते थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
सुपरवाइजर के रवैये ने हमें और भी बेचैन कर दिया। उनके चेहरे की चिंता, उनकी बात को आधे में रोक देना, ये सब कुछ इस बात का संकेत था कि वो भी कुछ छिपा रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों? क्या उन्हें पता था कि चौथे माले पर क्या हो रहा था? या वो खुद भी उस डर से वाकिफ थे जिसने हम दोनों की रातें काली कर दी थीं? उस रात मैं ड्यूटी पर नहीं गया। मैं घर लौटा, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पूरे वक्त चौथे माले की वो परछाई, बूढ़े आदमी की लाल आंखें और उसकी स्थिर छवि मेरे दिमाग में घूमती रहीं। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो ऐसा लगता कि वो मेरे पास खड़ा है, मुझे देख रहा है। मेरी घबराहट इस कदर बढ़ चुकी थी कि मैंने तय कर लिया कि अब इस बारे में और जानना जरूरी है। अगली सुबह मैं और सलीम किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस इलाके के पुराने लोगों से इस अपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेने निकले। सबसे पहला स्टॉप था पास की चाय की दुकान। वहां अक्सर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे रहते थे जो इलाके की पुरानी कहानियां सुनाने के लिए मशहूर थे। मैंने दुकान के मालिक से पूछा, भाई साहब, इस अपार्टमेंट के बारे में आप कुछ जानते हैं? वो थोड़ा झिझकते हुए बोले, क्यों पूछ रहे हो? तुम लोग वहां काम करते हो क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया और बिना ज्यादा घुमाए चौथे माले के बारे में पूछ लिया। ये सुनते ही वो चुप हो गए। दुकान में बैठे 2-3 लोग भी हमारी बातचीत सुनने लगे थे। एक बूढ़े आदमी ने सिगरेट सुलगाई और हमें इशारे से पास बुलाया। चौथा माला, उसकी आवाज में एक भारीपन था। वहां कभी मत जाना बेटा, मैंने कहा। पर हुआ क्या था वहां? हम रात की ड्यूटी करते हैं और वहां अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। उसने गहरी सांस ली और बोला, यह बात बहुत पुरानी है, शायद 20-25 साल पहले की। उस माले पर एक परिवार रहता था, एक पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक दिन उस आदमी की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। लोग कहते हैं कि वो अपनी पत्नी और बेटी पर शक करने लगा था। उसका शक पागलपन में बदल गया और एक रात उसने दोनों की हत्या कर दी। उसकी आवाज धीमी हो गई थी और उसकी आंखें जैसे बीते समय में कहीं खो गई थीं। उस रात के बाद, उसने आगे कहा, किसी ने उस आदमी को नहीं देखा। वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। पुलिस ने छानबीन की, पर कुछ पता नहीं चला। तब से उस माले पर कोई नहीं रहता। जो भी वहां रहने आया, उसने वहां कुछ अजीब महसूस किया। अंततः वो फ्लैट बंद कर दिया गया, लेकिन जो चीजें वहां हुई वो खत्म नहीं हुई। उसकी बातें सुनकर हमारे होश उड़ गए। तो ये वही आदमी था जो मैंने फ्लैट के अंदर देखा था। उसकी आत्मा अब भी उसी जगह कैद थी। और वो परछाई, क्या वो उसकी पत्नी थी जिसे उसने मार दिया था? सलीम ने बूढ़े आदमी से पूछा। लेकिन आप लोग इस बारे में बात क्यों नहीं करते? उसने जवाब दिया, क्योंकि जो इस राज के करीब जाता है वो भी उसी अजीब घटनाओं में उलझ जाता है। कई बार लोग पागल हो गए, कुछ गायब हो गए। ये अपार्टमेंट अब सिर्फ नाम का बचा है, वरना इसे बनाने वालों ने बहुत पहले इसे छोड़ दिया होता। मैं और सलीम अब और भी उलझन में थे। हम जान चुके थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन यह सवाल और बड़ा हो गया था कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हम यहाँ काम करना जारी रखें या फिर जैसे बाकी लोग इस जगह से हमेशा के लिए दूर हो जाएं? कुछ दिन तक हम दोनों चुपचाप ड्यूटी करते रहे। हम अब चौथे माले के करीब नहीं जाते थे, पर वो डरावनी उपस्थिति अब भी महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो हमें देख रही हो, हमारा पीछा कर रही हो। लेकिन सबसे भयानक पल तब आया जब एक रात अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल उठाते ही वही धीमी खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुम वापस आओगे चौथे माले पर? मैंने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि यह डरावनी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। उस अनजान कॉल के बाद मेरी हालत और भी बिगड़ गई। अब तो जैसे वो चौथा माला और वहां की घटनाएं मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। चाहे मैं ड्यूटी पर हूं या घर पर, हर वक्त मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। सलीम भी इन दिनों अजीब सा बर्ताव करने लगा था। कभी वो शांत बैठा रहता तो कभी बेतहाशा चौंक उठता, जैसे उसे भी वही अनुभव हो रहे हों। एक रात जब हम दोनों वॉशरूम में बैठे थे, मैंने सलीम से सीधे पूछ लिया, क्या तुम भी कुछ महसूस कर रहे हो? सलीम ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे से बोला, रवि, मैं तुझे कुछ बताना चाहता था, पर सोच रहा था कि तू डर जाएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। क्या हुआ? मैंने घबराते हुए पूछा। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरे सपनों में वो बूढ़ा आदमी और एक औरत बार बार आ रहे हैं। वो दोनों मुझे चौथे माले पर बुला रहे हैं। उनका चेहरा अजीब है, जैसे वो दर्द में हों, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी मजबूरी दिखती है।
वो दोनों मुझे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके होंठ हिलते ही नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि कुछ हफ्तों से मुझे भी ऐसे ही सपने आ रहे थे। मैं सलीम से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक सिक्योरिटी रूम की लाइट्स झपकने लगी। वो झपकते हुए पूरी तरह बुझ गई और अंधेरा छा गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया और तभी एक धीमी जानी पहचानी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सीधा चौथे माले से आ रही थी। इस बार वो और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई हमारी बातचीत सुन रहा हो और हमें वहां बुला रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सलीम ने घबराते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो मेरी आंखों में था। हम दोनों समझ चुके थे कि इस बार कुछ अनहोनी होने वाली है। रवि, सलीम ने कांपते हुए कहा, शायद हमें वहां फिर से जाना होगा। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, जैसे उस फ्लैट के रहस्य का पर्दा उठाने का समय आ गया हो। पर यह फैसला आसान नहीं था। आखिरकार हमने तय किया कि हम खुद से कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे अगर हम वहां दोबारा न गए। हम दोनों ने टॉर्च उठाई और धीमे कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और जैसे जैसे हम चौथे माले के पास पहुंचे, माहौल और भी भारी होता गया। जब हम माले पर पहुंचे तो चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगा जैसे अपार्टमेंट की हर दीवार, हर कोना हमें देख रहा हो। जैसे ही हमने उस फ्लैट की ओर कदम बढ़ाए, दरवाजा फिर से थोड़ा खुला हुआ मिला। इस बार सलीम ने बिना कुछ कहे दरवाजे को हल्का सा धकेला और दरवाजा धीरे धीरे पूरी तरह खुल गया। हम अंदर दाखिल हुए और इस बार फ्लैट के अंदर कुछ बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब सी महक थी, जैसे किसी चीज को जला दिया गया हो। फर्श पर धूल की परत कम थी और दीवारों पर नए निशान उभर आए थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई यहाँ पिछले कुछ समय से रह रहा हो या फिर कोई लगातार इस जगह आता हो। अचानक हमें वही बूढ़ा आदमी सामने दिखा। इस बार उसकी हालत और भी खराब थी। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और उसके चेहरे पर गहरा दर्द साफ झलक रहा था। उसके होंठ फिर हिले, पर इस बार कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। हमें बचाओ, सलीम ने मुझे झकझोरते हुए कहा। रवि, क्या ये आदमी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वो मदद मांग रहा है? मैं कुछ समझ पाता तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो गई। हम दोनों चौंक कर पीछे हटे। उस बंद फ्लैट में अब तक हम जो कुछ देख चुके थे वो सिर्फ शुरुआत थी। उस खिड़की के बंद होते ही जैसे पूरे फ्लैट में घुटन बढ़ गई। हवा में अचानक से अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी और ठंड इतनी बढ़ गई कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। बूढ़ा आदमी जो अब तक दूर खड़ा था, अचानक से हमारी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ हमारे दिलों की धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और मदद की गुहार थी, पर उसके चेहरे पर जो अजीब सी पीड़ा थी, उसने हमारी हिम्मत को और भी कमजोर कर दिया। सलीम अब पूरी तरह से घबरा चुका था। रवि, हमें यहां से भागना होगा, उसने घबराते हुए कहा। पर मेरे पैरों ने जैसे जमीन से जड़ें पकड़ ली थीं। मैं चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। उस बूढ़े आदमी ने जब अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया, तभी फ्लैट में तेज सरसराहट की आवाज गूंजने लगी। इस बार आवाज इतनी जोर से थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा और फिर अचानक कमरे के कोने से किसी और की परछाई उभरने लगी। वो वही औरत थी जो सलीम ने अपने सपनों में देखी थी। उसकी लंबी उस खिड़की के बंद होते ही जैसे पूरे फ्लैट में घुटन बढ़ गई। हवा में अचानक से अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी और ठंड इतनी बढ़ गई कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। बूढ़ा आदमी जो अब तक दूर खड़ा था, अचानक से हमारी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ हमारे दिलों की धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। आंखों में सिर्फ दर्द और मदद की गुहार थी, पर उसके चेहरे पर जो अजीब सी पीड़ा थी, उसने हमारी हिम्मत को और भी कमजोर कर दिया। सलीम अब पूरी तरह से घबरा चुका था। रवि, हमें यहां से भागना होगा, उसने घबराते हुए कहा। पर मेरे पैरों ने जैसे जमीन से जड़ें पकड़ ली थीं। मैं चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। उस बूढ़े आदमी ने जब अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया, तभी फ्लैट में तेज सरसराहट की आवाज गूंजने लगी। इस बार आवाज इतनी जोर से थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा और फिर अचानक कमरे के कोने से किसी और की परछाई उभरने लगी। वो वही औरत थी जो सलीम ने अपने सपनों में देखी थी। उसकी लंबी काली साड़ी, बिखरे बाल और गहरी खाली आंखें। उसका चेहरा भी पीड़ा से भरा हुआ था और वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। हम दोनों पूरी तरह से कांपने लगे थे। दोनों परछाइयां अब हमारे बिल्कुल सामने थीं। बूढ़ा आदमी और वो औरत दोनों हमसे कुछ कहना चाह रहे थे,
उनकी आंखों में कोई राज छिपा था जिसे वो हमें बताना चाह रहे थे, लेकिन उनके होंठ हिलते ही नहीं थे। तभी औरत के होंठों से एक हल्की आवाज निकली, हमें छुड़ाओ। सलीम ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ अब सवाल भी थे। छुड़ाओ? इनसे? ये कौन है और हमें क्या करना होगा? उसने कांपते हुए कहा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह सवाल मेरे भी दिमाग में गूंज रहा था। तभी अचानक से कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी से कुछ गिरने की आवाज आई। हमारी नजरें उधर गईं और वहां हमें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी जो अलमारी के पीछे से निकलकर नीचे गिरी थी। सलीम ने डरते डरते वो तस्वीर उठाई। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था जो अब हमारे सामने खड़ा था, और साथ में एक जवान औरत और एक छोटी सी बच्ची। ये वही परिवार था जिसके बारे में चाय वाले बूढ़े ने हमें बताया था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। शायद ये वही कड़ी थी जो हमें इस रहस्य के और करीब ला सकती थी। मैंने तस्वीर को पलटकर पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, अनीता और परी हमेशा मेरे साथ रहोगी, मुझे माफ कर दो। तभी कमरे की लाइट्स फिर से झपकने लगीं और हवा में हल्की हल्की बुदबुदाने की आवाजें गूंजने लगीं। ये वही नाम था, अनीता उसकी पत्नी और परी उसकी बेटी। अचानक सब कुछ साफ हो गया। ये आदमी अपने परिवार के साथ जो हुआ था उसके लिए खुद को दोषी मान रहा था, और उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं हो रही थी जब तक उसे माफी नहीं मिलती। लेकिन सवाल यह था कि क्या हम उनकी मदद कर सकते थे? क्या हमें इस अपार्टमेंट के भीतर कोई ऐसा सुराग मिलेगा जिससे उनकी आत्माएं शांति पा सकें? सलीम ने कांपते हुए कहा, रवि, हमें इनकी मदद करनी होगी, वरना ये हमें यूं ही परेशान करते रहेंगे। लेकिन कैसे? हम क्या कर सकते थे? हमारे पास सिर्फ यही तस्वीर थी और यह रहस्यमयी फ्लैट जो हर बार हमें और भी अजीब घटनाओं में उलझा देता था। मैंने तस्वीर को हाथ में पकड़े हुए उस बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसकी लाल आंखें अब भी हमें देख रही थीं, लेकिन उनमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, जैसे वो हमें कुछ बताना चाह रहा हो। तभी फ्लैट का दरवाजा जोर से खुला और ठंडी हवा का एक झोंका हमें बाहर की ओर धकेलने लगा। हम समझ गए कि अब यह जगह हमें यहां रुकने की इजाजत नहीं दे रही थी। जैसे ही हम बाहर की ओर भागे, हमारे कानों में फिर वही धीमी बुदबुदाहट गूंजने लगी, मुझे माफ कर दो। हम दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आए और सीधे वॉचरूम में पहुंचे। हमारी सांसें तेज चल रही थी और दिमाग में अब भी वो दृश्य घूम रहा था। हम दोनों समझ चुके थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सवाल यह था कि हमें आगे क्या करना होगा। क्या हमें इस तस्वीर के जरिए उस परिवार की सच्चाई पता चल सकती थी? और क्या हम उन आत्माओं को शांति दिला पाएंगे जो इस अपार्टमेंट में भटक रही थी? ये राज अब धीरे धीरे खुल रहा था, पर इसका अंत अभी बहुत दूर था। उस रात के बाद हमारे भीतर कुछ बदल गया था। हालांकि हम दोनों को महसूस हो रहा था कि उस परिवार की आत्माएं शांति पा चुकी थीं, फिर भी वो डर और रहस्य अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ सवाल अब भी बाकी थे। विजय की मानसिक स्थिति क्यों बिगड़ी? क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या सच में कुछ और था जो उसे परेशान कर रहा था? हमने सोचा कि अब अपार्टमेंट की बाकी घटनाओं पर भी गौर किया जाए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था कि लोगों ने अजीब चीजें महसूस की हों। वहां काम करने वाले कई गार्ड्स और रहने वालों की कहानियां अब भी हवा में थीं। हमने उन लोगों से भी बात करने का फैसला किया जो अपार्टमेंट के पुराने निवासी थे, पर वे भी यहां रहने से पहले ही चले गए थे। उनमें से कुछ ने कहा कि उन्हें हमेशा किसी की निगरानी का एहसास होता था, जबकि कुछ ने चौथे माले से आने वाली रहस्यमयी आवाजों का जिक्र किया। पर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कुछ लोगों ने बताया कि विजय से पहले भी एक परिवार ने उसी फ्लैट में रहने की कोशिश की थी, पर वे जल्द ही वहां से चले गए। उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि उसे हर रात एक परछाई उसके कमरे में दिखती थी। ये परछाई कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसे मैंने और सलीम ने देखा था। ये सब बातें सुनकर हमें यकीन हो गया था कि अपार्टमेंट में कोई गहरा राज छिपा था जिसे विजय की मौत से पहले भी किसी ने नहीं सुलझाया था। लेकिन वक्त के साथ हम दोनों ने महसूस किया कि हमें भी इस रहस्य को धीरे धीरे छोड़ना होगा। उस परिवार को शांति मिल गई थी और शायद अब हमें भी आगे बढ़ने का वक्त था। अगले कुछ हफ्तों में अपार्टमेंट में कोई नई घटना नहीं हुई। चौथे माले पर भी अब वो रहस्यमयी माहौल नहीं था। धीरे धीरे वहां रहने वाले लोगों ने इस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया और चीजें सामान्य होने लगीं। सलीम और मैंने भी अब अपार्टमेंट के बाकी हिस्सों में गश्त लगाना शुरू कर दिया और हम चौथे माले पर जाने से परहेज नहीं करते थे। अब वहां वैसा डर महसूस नहीं होता था जो पहले हुआ करता था। कुछ महीने बाद अपार्टमेंट में नई मरम्मतें शुरू हो गईं। कुछ नए परिवार वहां रहने आए
और धीरे धीरे वो खाली फ्लैट्स भी भरने लगे जो पहले डर के कारण खाली पड़े थे। एक दिन मैं और सलीम चौथे माले पर गश्त लगा रहे थे जब मैंने देखा कि वही पुराना फ्लैट जिसे हम दोनों ने कई बार बंद देखा था अब पूरी तरह से खुल चुका था। वहां एक नया परिवार रहने आ चुका था। उनके बच्चों की हंसी गलियारों में गूंज रही थी और वो फ्लैट अब किसी भी दूसरे फ्लैट जैसा लगने लगा था, सामान्य और खुशहाल। सलीम ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। शायद अब ये जगह सच में बदल गई है। मैंने भी सिर हिलाया। हमें यह समझ में आ गया था कि अब सब कुछ बदल चुका है। वो डर, वो रहस्य अब हमारे पीछे छूट गया था और इस अपार्टमेंट को एक नई शुरुआत मिल गई थी। उस दिन हमने अपने बीते अनुभवों को पीछे छोड़ दिया। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें शायद पूरी तरह से कभी सुलझाया नहीं जा सकता, लेकिन हमें शांति इस बात से मिली कि अब यहाँ की आत्माओं को भी शांति मिल चुकी थी। हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी और उस खौफनाक रातों का सिलसिला अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।